देश अब मोदी के जाल में नहीं फंसेगा, यह तो सच है। अब मोदी फंसा नहीं सकते, तो देश अब मोदी के जाल में नहीं फंसेगा दोस्त। और ये लिखा था मैंने कि 20/5 यानी 20 और 5 का की पोल खुल चुकी है। कहने का अर्थ यह था मेरा कि 20% देश के लिए खतरा है या 5% देश के लिए खतरा है, इसकी पोल अब खुल चुकी है। लोग समझने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, वो उन्होंने खुद कहा था नरेंद्र मोदी गुजराती हैं और व्यापार उनके खून में है, तो हमारे लिए वो कुछ नहीं करेंगे, ये तो लोग समझ चुके हैं। तो अब मोदी के जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। और दूसरी जो बात है, आज लिखा था कि भाजपा तड़प रही है चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, एकदम से छटपटा रही है, कैसे कहीं दंगा हो जाए, कैसे पाकिस्तान 2-4 गोले छोड़ दे। वैसे मोदी चाहे तो अपने मित्र से कह करके, अब तो शायद इमरान भाई हैं, तो अपने मित्र से कह करके, इनके साथ तो बिरयानी विरयानी नहीं खाए हैं, लेकिन भाई दोस्ती तो है ही है, तो कह करके 2-4 गोले छुड़वा दे, नहीं थोड़ा हमला करवा दे, कुछ भी। वैसे एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जनता पार्टी इस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए तड़प रही है कि वो कुछ भी कर सकती है। और कुछ भी करने के लिए ही अमित शाह अपना क्या कहते हैं उसको, डोर टू डोर कैंपेन कैराना से शुरू किए। आप समझ गए होंगे कैराना से क्यों शुरू किए। पहले भी आग लगा चुके हैं, उस आग लगाने का फायदा ले चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं उसी कैराना के नाम पे, तो वो फिर से कोशिश करने चले गए थे। लेकिन अब सवाल यही है, मैंने कहा ना कि अब लोग भरोसा करना छोड़ दिए हैं। तो अब अमित भाई को कोई समझाए, अमित भाई को कोई समझाए कि आपसे अब बीड़ी नहीं जलेगी, आग क्या जलाओगे। अब आराम से, कहने का मतलब आराम से अमित भाई गुजरात जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि लोग जान चुके हैं 80-20 नहीं 595 का मसला है। और 595 पर नहीं बोलते, उस पर आगे बोलते हैं मेरे दोस्त। तो पहले सबसे बड़ा मजेदार बात मैंने बता दिया कि मैंने क्या आज डाला था, तो जिसमें कौशल अली खान लिखते हैं कि यह बात बिल्कुल सही है। धन्यवाद बंधु। एक निकेश पटेल जी लोगों को वो लिखते हैं, अब सुनिए लोगों की बुद्धिमत्ता, तो मजा आएगा इसमें। सारे कमेंट्स अगर पढ़ करके आपको कमेंट बताता रहूंगा, मजा आएगा। तो लोगों को जापान, चीन, अमेरिका जैसी सुविधाएं चाहिए, लेकिन नेता चुनते हैं टोटी चोर, चारा चोर, जमीन चोर, जमानत पर घूमने वाले खानदानी चोर। अरे भाई आप तो तड़ी पार के पीछे खड़े होकर दूसरे को पता नहीं क्या 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 चोर कह रहे हो। आप अपने तड़ी पार भाई से थोड़ा पूछ लेते कि तड़ी पार भाई क्या है जिसको गृह मंत्री बना के रखे हो, तो थोड़ा मजा लीजिए, मतलब इन लोगों के आनंद लीजिए। दूसरा हरभजन सिंह जी लिखते हैं मोदीज एंड विल वर्स्ट देन हिटलर। ये तो होगा, हिटलर से भी बुरा हाल होगा नरेंद्र मोदी का, लिखते हैं ये तो होना ही है, ये होगा ही। बाटी राज लिखते हैं कुछ जाहिलों को छोड़कर सब समझ गए हैं इनकी फितरत को। बिल्कुल सही कहते हैं कि कुछ जाहिल हैं जिनको क्या कहा जाता है, आप लोग क्या कहते हैं, भक्त। हाँ भक्त। तो कुछ भक्त हैं जिनको समझ में नहीं आता, जाहिल भी कह सकते हैं उनको, जाहिल ही हैं वो। तो बाकी जो है सब समझ गए हैं कि इनकी असलियत क्या है। अभी असलियत पर तो मैं पर्दा उठाऊंगा, और भी बहुत सी कुछ है। कब जन्मा, अच्छा लोकतंत्र टीवी पर उन्होंने कमेंट किया, जय श्री राम, जय भारत, विनय कुमार लिखते हैं, और जय हिंद। सभी लोगों ने छोटे छोटे कमेंट्स दिए हैं। और बड़े कमेंट्स में अच्छा एक राजेश
राकेश राजक जी वो डाले हैं एक वीडियो, जिसमें नरेंद्र भाई कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। खैर स्लिप कर गया टंग, क्या करें। वो टेलीप्रॉम्प्टर पर अमित शाह ने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा, ऐसा डलवा दिया होगा। वैसे अमित शाह वो काम वाम तो उन्हीं लोग वही लोग देखते हैं, तो ये कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। मोदी जी के वैसे दिन गड़बड़ चल रहे हैं। वैसे एक बात और बता दूं, अमित शाह गड़बड़ कर रहे हैं मोदी के साथ, और मोदी भी बड़े चालाक आदमी हैं, इसीलिए कैराना भेजे थे कुछ आतंकवादियों को इशारा करके ठुकवा दे, कहते हैं ना, मतलब वो यूपी वाली भाषा में हमारे संत जी की ठोक, हम तो ठोक देंगे। तो मोदी जी ने कहीं चाल वाल चल करके उनको कैराना भेज दिया कि जा वहां ले जाकर के कुछ आतंकवादी वगैरह लग, उनके आतंकवादी तो मित्र ही हैं। जेल से छूटा हुआ अभी भी वो जमानत पर है, कौन सा था, तो आतंकवादियों से गहरी दोस्ती है, पेगासस से लोगों का रिपोर्ट कार्ड वगैरह रखते ही हैं नरेंद्र मोदी, तो किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। तो पता चला अमित शाह को ही ठुकवा दिए नरेंद्र मोदी, और उसी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे। खैर मोदी जी खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकते हैं, उनसे तो डर लगता है। अरे भाई उनसे तो बहुत डर लगता है, सबको लगना चाहिए उनसे डर, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो 44 सैनिकों को मरवा करके उसके नाम पे चुनाव में वोट मांग सकते हैं और जीत भी लेते हैं, प्रधानमंत्री फिर से बन जाते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे अमित शाह जी को बच के रहना चाहिए, क्योंकि दो तीन गलतियां लगातार कर दिए हैं अमित भाई मोदी जी के साथ 2-3 गलतियां कर दिए। पहले तो पंजाब में ले जाकर फंसा दिए किसानों के सामने, वहां बेचारे गाड़ी में ही उनकी निकल गई, तो वहां फंसा दिए। दूसरे बेटी पढ़ाओ की जगह पटाओ लिख करके उनसे बुलवा दिया, वहां फंसा दिए। तो मोदी जी भी छोड़ेंगे नहीं, वो बदला ले सकते हैं। तो इस तरह के खतरनाक बदला लेने में मोदी जी माहिर हैं, निपटा देने में। तो अब एक और भाई ने लिखा है, उस भाई का नाम, उसी भाई ने मेरे ख्याल से, राकेश जी ने एक और पोस्ट डाला है, महंगाई कम हुई नहीं, पाकिस्तान झुका नहीं, एक के बाद 10 सरलाए नहीं, महिला सुरक्षा मिली नहीं, गंगा सफाई हुई नहीं, गो हत्या बंद हुई नहीं, बीफ एक्सपोर्ट पर बैन लगा नहीं, डॉलर घटा, भारतीय मुद्रा बढ़ी नहीं, देश की आर्थिक स्थिति सुधरी नहीं, देश में मंदी कम हुई नहीं, विदेशों से काला धन आया नहीं, नोटबंदी से देश को फायदा मिला बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार कम हुआ बिल्कुल नहीं, गांवों की हालत सुधरी बिल्कुल नहीं, किसानों की हत्या बंद हुई नहीं, किसानों का कर्जा माफ हुआ नहीं, जातिवाद खत्म हुआ नहीं, किसानों का कर्जा नहीं हुआ परिक भाई, लेकिन वो क्या बोलते हैं, अडानी अंबानी का कर्जा चकाचक माफ हुआ जम के। कितना हुआ, मेरे ख्याल से 8-8.5 लाख करोड़ ऐसे कुछ है, ऐसा अब याद नहीं है तो बोल नहीं पाऊंगा, एग्जैक्ट फिगर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फिगर जो है हम आप तो सोच भी नहीं, सपने में भी नहीं सोच सकते, जितना अडानी अंबानी का कर्जा माफ कर दिया गया। और सब उसमें अडानी अंबानी 90% चोर वही थे, अडानी अंबानी के भाई भतीजे ही, ये भी आप भी देख लेना। तो राकेश सर एक और पोस्टर डालते हैं, पोस्टर डाला करो यार, थोड़ा सही है, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर्स खैर मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमारे यहां सभी प्रकार के प्लाट, इंश्योरेंस, एयरपोर्ट कंपनी, सरकारी पेट्रोलियम संस्थान, फाइटर प्लेन, लाल किला, रेलवे स्टेशन, विधायक और सांसद इत्यादि उचित कमीशन पर बेचे व खरीदे जाते हैं। इन्होंने तो अमित भाई और क्या कहते हैं इनको, मोदी भाई को प्रॉपर्टी डीलर ही कह दिया। खैर ये भी एक मजेदार बात है। तो मेरे दोस्त आप लोग भी कमेंट डाल रहे हैं, आप डालिए, मैं आपका भी पढ़ूंगा।
बड़ी मजेदार बात लिखते हैं बहुत से लोग, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं, जिसको यूपी में 3 वर्षों में हुई 300 ब्राह्मणों की हत्या। यूपी में 300 ब्राह्मणों की हत्या हुई। एक बात बताऊं, मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन चलो जाने दो, शायद मेरे भगवान ने मुझे बचा लिया। चलिए, रानो राय क्या लिखते हैं? कांग्रेस सपा एक ऐसी औरत है जो खर्चा हिंदुओं से लेती है पर सोती मुसलमानों के साथ। कितना मजेदार बात लिखा है, बहुत सही लिखा है मेरे रानो राय भाई। लेकिन ये थोड़ा अमित भाई और मोदी भाई से भी पूछ लेते तो अच्छा था। कांग्रेस और क्या कहते हैं, सपा को ही ये बुलाना क्यों दे रहे हो? अपने उस क्या कहते हैं मोदी भाई से भी पूछ लेते, जो बिरयानी खा के आए थे पाकिस्तान जाके, उनसे भी थोड़ा पूछ लेते कि ऐसा क्यों करते हो भाई, नाम हमारा लेते हो, बिरयानी खाने वहां चले जाते हो। चलो कोई बात नहीं, चमचे धैर्य बनाए रखें। अच्छा ठीक है। अभी प्रियंका गांधी ये लिखते हैं, ये भी वही, इन्होंने भी 2-4 पोस्टर ठोक दिया है। चमचे धैर्य बनाए रखे, अभी प्रियंका गांधी के 2 बच्चे रेहान और मिराया की भी गुलामी करनी है, गुलामी कायम रहे। मेरे बहुत सही कह रहे हो मेरे भाई। अब इस पर मैं क्या करूं, मैं कांग्रेसी थोड़ी हूं, मैं कांग्रेस का जवाब दूं, वो जवाब देंगे। वो यही लिखते हैं कि गांधी ने पाकिस्तान को पैदा किया, भारत को नहीं, तो वो किस के राष्ट्रपिता हुए? माने ये गांधी को भी राष्ट्रपिता मानने से इनकार करते हैं। वैसे क्या करें, इनकी भी मजबूरी है। हमारे मोदी जी तो खैर आगे बताता हूं, कुछ चीजें छोड़ देता हूं जिसका जवाब आगे मिल जाएगा, क्योंकि मेन मुद्दे में यहां कहते हैं रोनो राय लगातार पोस्टर डाल, देश नहीं परिवार खतरे में है। भैया सही, अच्छा ठीक है, ओके। 80 जनता, कुछ एक ही आदमी बहुत ज्यादा पोस्टर डालेंगे, फिर थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा। और रोनी राय ने बहुत ज्यादा पोस्टर डाल दिया है, शायद इन्हीं ने भर दिया। इतना ज्यादा मैं भी देखा कि इतना ज्यादा, वाह 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 भाई रोनी राय जी, एकदम मतलब आप एकदम से भक्त हो। रोनी राय लिखते हैं सिद्धू भाई को कि ताली ठोकते ठोकते कांग्रेस को ही ठोक दिया, चमचों ठोको ताली। चलो तो दोस्तों, अभी मैंने आपको मेरे अपने ही टाइमलाइन पर, मैं टैगलाइन जो मैंने डाला था, जो पोस्टर मैंने डाला था, उस पे इतने ज्यादा कमेंट्स आ गए। मैं बहुत खुश हूं, मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, मेरी बातें आपको इतनी अच्छी लगती हैं। बहुत से लोग जुड़ गए हो, आप लोग जुड़ गए हो। मैं आप लोगों से एक विनती करूं, आप लोग ऐसा किया करो, जैसे ही आप जुड़ो अपने टाइमलाइन पे पहले शेयर कर लिया करो, फिर उसको देखा करो, मजा आ जाएगा। आपके टाइमलाइन से जो भी क्रॉस करेगा, या वो तुरंत आपकी टाइमलाइन से शेयर भी कर सकता है, या मतलब वो जुड़ के देख भी सकता है। एक और चीज मजेदार बताऊं दोस्तों, इसके अलावा हमारे आपके पास कोई बचा नहीं है साधन जिससे कि हम और आप मिलकर के लड़ाई लड़ सकें। और खास करके इतने बड़े खतरनाक दुश्मन, इतने बड़े खतरनाक देश के दुश्मन, मैं मोदी भाई और अमित भाई को देश का दुश्मन ही मानता हूं। मेरा मानना है, अब पता नहीं वो है नहीं है, वो तो आपको तय करना है, लोग मिलकर सोचेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है। अब हम आते हैं मेरे दोस्त, आप लोग जो कमेंट कर रहे हो अभी, मैं उस पर भी थोड़ा ले लूं कि आप लोग क्या कमेंट कर रहे हो। काफी कमेंट्स उस पर भी आया है। अरविंद यादव लिखते हैं, यल के माता श्री के दामाद हैं, तड़ीपार, अच्छा, तड़ीपार के बाद महंगाई, भूखमरी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, त्राही मची है देश में। स्वामी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये शिवा सिंह जी लिखते हैं, बहुत सही लिखा आपने सेवा सिंह जी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बिल्कुल इसी टैग, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मेरे दोस्त, मैं बड़े गर्व से हमारे क्या कहते हैं टिकैत भाई ने बड़े गर्व से यह बात कही थी, और मैं बड़े गर्व से उसको स्वीकार किया था। अगर हम कहते हैं हर हर महादेव, और सामने से यह नारा आता है कि इंशाअल्लाह या फिर अल्लाहू अकबर, बहुत अच्छा है।
हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो सामने से अगर यह नारा आता है हर हर महादेव, मजा आ गया। ये उनका दाव। और आप समझो, नरेंद्र क्या बोलते हैं, अमित भाई को नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा आग सुलगा करके भेजे थे, दे करके कि ले जाओ और वहां बिखेर दो कैराना में, इसीलिए तो गए थे। क्योंकि उनको मैंने कहा कि उनको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक मुद्दे की बहुत जरूरत है। पैसे एकदम पगलाए घूम रहे हैं, कैसे देश को जलाया जाए, कैसे उससे चुनाव लड़ा जाए, कैसे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपकी सारी बातें बिल्कुल सही होती हैं। रफीक शेख लिखते हैं, धन्यवाद बंधु। सुभाष मीणा जी लिखते हैं, जब रावण का अंत हुआ था तो मोदी का निश्चित है। यह तो बिल्कुल, अंत तो सबका होना है, एक ना एक दिन तो सभी मरते हैं, लेकिन कितना नुकसान करके जाते हैं ये हमको आपको सोचना पड़ेगा दोस्त, और कितना हम उस नुकसान को बचा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि रावण जैसा आज हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर जगह मिल जाएंगे। तो रावण से हम कितना अपने समाज को, अपने देश को बचा पाते हैं, यह हमारे आपके एक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता जिंदाबाद। सेवा सिंह जी लिखते हैं, आपको कोटि कोटि नमन मेरे भाई। ऐसे लोगों की जरूरत है देश को जो ये बातें, ये नारा लगा सकें, जिनमें ये गर्व हो, जिनमें ये गट्स हो। भाई मैं किसी भी कीमत पे वो आदमी, मैं किसी को इंसान से बढ़कर कुछ नहीं मानता, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, मैं कुछ भी नहीं मानता। सिर्फ मैं इंसान मानता हूं, सिर्फ मैं एक मानव और मानवता से भरे इंसान को ही इंसान मानता हूं। जो इस तरह की बातें करता है, दुराव की, आग लगाने की, झगड़े की, इन सब चीजों की, वो तो उनके लिए क्या कहा जा सकता है। अभी मैं आपको और भी बहुत सी चीजें बताऊंगा। ये शैलेंद्र पांडे लिखते हैं, क्यों बकवास कर रहे हो बाबा जी। महेंद्र नाथ उनका जवाब देते हैं, क्यों मिर्ची लग गई क्या। सुपर्ब। आप जैसे लोग ही सच दिखा पाते हैं। बिल्कुल सही बात। हम क्या करें, हम मेरे दोस्त, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी की असलियत जानते हैं, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के लिए काम किए हैं। दुर्भाग्य से मैं आप लोग जानते हो हमें, मैं हमेशा बोलता रहा हूं मेरे दोस्त, मैं 4 साल बाबा रामदेव के पीछे नरेंद्र मोदी के लिए काम किया है। अब मेरा दुर्भाग्य था, मेरे जीवन का सबसे मैं गंदा नहीं कहेंगे, मेरे जीवन का सबसे वर्स्ट साल, मतलब जो सबसे बेकार हो गया। मैं एक व्यापारी हूं, मेहनत करके कमाता हूं, मेहनत करके खाता हूं मेरे दोस्त। उसके बाद भी मैं अपना 4 साल अपने सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके, क्या कहते हैं, रामदेव जैसे दलाल के पीछे खड़े होकर के नरेंद्र भाई के लिए काम किया, नरेंद्र भाई मोदी के लिए काम किया। कई बार उनसे सामना हुआ, कई बार उनसे उनकी बातों को सुना, लेकिन कहीं भी मतलब सत्यता नजर नहीं आई। और जब वो प्रधानमंत्री बने तब से लेकर धोखाई देते आ रहे हैं यार। तो अब कहने का अर्थ यह है कि हम उस पर क्या करें। अब दोस्त मैं आपको खैर वही छोड़ देता हूं, बीती बात बिछार दे, आगे की सुध ले, तो यही कहना ठीक रहेगा। नवीन बाब, कुछ लोगों का ये पढ़ लेता हूं, हम कुंज बोलेंगे तो खालिस्तानी बोल देंगे। बिल्कुल पता नहीं ये क्या लिख रहे हैं। बाबा क्या हमारे पुराने दिन वापस आएंगे? आना ही पड़ेगा। एक तो समझ लो, आप किसी भाई ने लिखा ना कि रावण का भी अंत हुआ था, हिटलर का भी अंत हुआ है। कोई हमेशा के लिए अमर होकर यहां नहीं आया है रहने के लिए, जाएगा जरूर। बस आपको हमको यह ध्यान रखना है कि यह आदमी जाने से पहले जो नुकसान करने की कोशिश कर रहा है उसको आप कितना बचा सकते हो। मेरे और भी बहुत से भाई हैं जो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं, और जिनका सब का मिला जुला मैं जवाब, क्या आप पिछड़ा दलित मुस्लिम अल्पसंख्यक गठबंधन से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? इस पर विचार प्रकट कीजिए। मेरे भाई, सबको हम समझते हैं, कोई हर इंसान को
एक साथ एक जगह खड़ा होकर के इस देश को बचाने की जरूरत है। खतरा यह नहीं है कि कल उत्तर प्रदेश में कौन चुनाव जीत जाएगा, कौन वहां सरकार बना लेगा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। उससे बहुत आगे निकल करके देश पर खतरा आ चुका है। उस खतरे से बचाना है जो पूरे देश को खतरे में डाल दिया है, उस खतरे से देश को बचाना है। मंगल भाई लिखते हैं, गद्दार भाजपाइयों भगाओ देश बचाओ। बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त। वो भी इंसान है, वो भी समझदार है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरह से व्यवस्था को बना दिया गया है कि आज मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, उनके बारे में क्या कहूं, उनका अपना कोरोना में तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन वो भी आज लाइन में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने के लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस बात को कभी कोई समझ नहीं पाया कि किसकी गलती की सजा किसको मिली। क्या सोशल मीडिया या गोदी मीडिया या दूसरे मीडिया वाले कभी यह सवाल पूछे कि जब भारत में कोरोना प्रवेश कर रहा था तब नरेंद्र भाई मोदी नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। नमस्ते ट्रंप का मतलब क्यों खतरनाक हुआ, क्योंकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से लोग आए होंगे। भाई 30 जनवरी को ही कोरोना यहां प्रवेश कर चुका था, 3 केस आ चुके थे, इमरजेंसी एक्शन की जरूरत थी, सारे एयरपोर्ट को आइसोलेट कर देने की जरूरत थी, लेकिन हुआ क्या, उल्टा हुआ ये कि सारे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट खुले रखे गए, कहीं कोई आइसोलेशन नहीं हुआ, कहीं कोई स्क्रीनिंग आइसोलेशन या जो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन जैसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। उस समय करनी चाहिए थी, ना करके क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नरेंद्र भाई को नमस्ते ट्रंप करना था। नमस्ते ट्रंप कर लिए, खाली हो गए, फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, फिर भी वो मध्य प्रदेश की सरकार के पीछे पड़ गए। और जब तक उनकी सरकार गिरा करके अपनी सरकार नहीं बना ली, तब तक वो लॉकडाउन भी नहीं लगाया। आपको याद होगा कि 23 तारीख को मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार गिरा करके जब नरेंद्र भाई ने वहां अपनी सरकार जोड़ तोड़ करके खरीद फरोख्त करके एक क्या है वो, वैसे भी वो गद्दार खानदान का है, सिंधिया वैसे भी मतलब ऐतिहासिक गद्दार हैं वो लोग, तो उसको खरीद फरोख्त करके उसके जरिए सरकार बना ली। उसके बाद 23 तारीख को, उसके बाद 24 तारीख को सारा देश एक साथ एक दिन एक क्षण में ही लॉकडाउन कर दिया। उससे पहले अब सोचो, अब कोई पूछ सकता है कि भाई आपने 23, चलिए ठीक है, 3 जनवरी को जब 31 दिसंबर से 3 जनवरी के आसपास वही है, 31 दिसंबर को ही जब कोरोना पदार्पण कर चुका था, तो आप 31 जनवरी को, शायद 31 जनवरी को जब कोरोना पदार्पण भारत में कर चुका था और ये पूरे देश में संभावना, दुनिया में संभावना बन चुकी थी कि कोरोना आएगा, फ्लाइट में बैठकर आएगा, लोग हर देशों में फैलेगा, तो वो ना करके, आइसोलेट ना करके देश को, एयरपोर्ट्स बंद ना करके या फिर वहां क्वारंटाइन सेंटर ना डाल के आप नमस्ते ट्रंप क्यों करते रहे? कोई नहीं पूछता। कोई ये नहीं पूछता कि उसके बाद भी 1 महीना और इंतजार आप कर लेते हो। मार्च तक, 23 मार्च तक आप इंतजार करते हो, जब कोरोना एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, 571 पर पहुंच जाता है, तब पूरे देश को लॉकडाउन कर देते हो। और लॉकडाउन इस तरह से करते हो कि पूरा देश रास्ते पर मर जाए, और मर गए बेचारे, घर शहरों से निकले, अपने घर ही नहीं पहुंच पाए। ऐसा केस आप बहुत देखे होंगे। आज भारतीय जनता पार्टी हजारों रथ में देख रहा हूं उनका एलसीडी लगा करके, और पूरे देश में यही हजारों रथ नरेंद्र भाई उस समय लगा देते इन आदमियों को अपने अपने घरों तक पहुंचाने के लिए। उस समय ट्रेन ना बंद करके लोगों को अपने अपने घरों तक, फाइनली वो अपने घरों तक गए, लेकिन रोते गिरते मरते पड़ते गए, जंगलों में छुप छुप करके गए, ट्रेनों से कट कट करके गए, ट्रेनों की पटरियों पर चले, कट गए। मतलब क्या
उस विभत्स दृश्य को याद करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन नरेंद्र भाई क्या करते रहे, मैंने कहा कि ये दो ब्लंडर उन्होंने मिस्टेक किया तो किया, लेकिन उसके बाद भी मजा लेते हैं, देश का मजाक उड़ाते हैं, आपसे ताली बजवाते हैं, आपसे थाली बजवाते हैं, आपसे आपके घरों का दिया बुझा करके घर के बाहर दिए जलाने के लिए, लाइट टार्च जलाने के लिए कहते हैं। अब इस मजाक को क्या बोलते हैं, जिस फ्रंटलाइन वर्कर मतलब स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को तनख्वाह देने के लिए तैयार नहीं है, और वो मर गए, उनको मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है, उनके ऊपर फूल बरसाए। तो ये सारे ड्रामे नरेंद्र मोदी करते रहे, और लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं करता। अगर हम कोई सच बात बोल दें, उन लोगों की बातों का एक निचोड़, वे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी कहावत है, बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक राजा था, उसने कहा कि देखो मेरा हाथी है, इसका सभी ध्यान रखना, इसकी सेवा करना, जो भी इसके मौत की खबर मेरे पास लेके आएगा हम उसको फांसी दे देंगे। अभी क्या हुआ, तो हाथी मर गया। एक चालाक आदमी था, अब सब उतना चालाक नहीं होते, मैं एक चालाक आदमी था, वो आया, उसने कहा चालाक, शातिर, बढ़िया, समझदार, ऐसे कह सकते हो आप। तो आया तो राजा से कह रहा है कि वो सांस नहीं ले रहा है, वो खा नहीं रहा है, वो पानी नहीं पी रहा है, वो उठ नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है। तो बोले फिर क्या हुआ, मर गया क्या? तो बोले साहब आप कह सकते हो, हम तो नहीं कह सकते। यहां यह बात थोड़ी उल्टी है। नरेंद्र मोदी ऐसे मार रहे हैं, वैसे मार रहे हैं, ये झूठ। आपने देखा ना, कहा था कि 18 दिन में वो जीत लिया था, उसको क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र में महाभारत के जीत लिया था, ये कोरोना भी जीत लेंगे 18 दिन में। बहुत से झूठ, बहुत से नौटंकी, बहुत से जुमले, बहुत सा मजाक उड़ाया आप लोगों का, देश का, पूरे देश का। लेकिन अगर कोई ये कह दिया कि इसका अर्थ तो होता है कि लोग मर जाएंगे, कहने का मतलब यह है कि वो सब कुछ कहें, उसका निचोड़ अगर तुम कह दोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तुम ऐसे मतलब तुगलकी लोग हो जाते हैं, सत्ता में कभी कभी आ जाते हैं। नरेंद्र भाई उन्हीं में से हैं। और मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो आज मैंने कहा था कि इनको बहुत ज्यादा बुरी तरह से एकदम पागल हुए घूम रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जनता पार्टी का, मोदी से लेकर के उनके क्षेत्रीय बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता भी पागलों की तरह घूम रहा है कि कहीं कोई दंगा हो जाए, कहीं कोई फसाद हो जाए, कहीं कोई हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा मिल जाए। अब हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे की तलाश में क्या क्या सगुफे छोड़े जा रहे हैं वो मैं बताता हूं आपको। चलिए 2-3 स्लोगन्स। पता चला है अमित शाह कोरोना के डोर टू डोर कैंपेन के लिए गए हुए हैं। माफ कीजिएगा, पता चला है कि अमित शाह कैराना में अपने चुनाव के डोर टू डोर कैंपेन के लिए गए हुए हैं। अब अमित भाई से कौन बताए कि, मैंने पहले भी बता दिया कि अमित भाई अब आप समझ लो आपसे बीड़ी नहीं जलेगी, अब आप नहीं जला पाओगे, अब कैराना जलाना आपके बस में नहीं रहा। अब देश जाग चुका है, लोग समझदार हो गए हैं, लोग समझ गए हैं कि आपकी यह सातिराना चाल क्यों है। क्योंकि आप 5% लोगों की चोरी, 5% में भी पूरे नहीं, 5% में के लोगों में से जो चोर हैं उनको बचाने के लिए आप ये कैराना जला दोगे। आप कुछ भी जला सकते हो लेकिन अब नहीं जला पाओगे। कुछ भी कर लो तो वो उनका भी पटाखा फुस्स हो गया। कैराना जाकर के जो बम फोड़ने वाले थे वो भी फुस्स हो गया। दूसरा, एक और घटना हुई, पता चला है इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को बुझा दिया गया। वैसे भी मेरे दोस्त,
आपके घर के ही दिए को ये बुझा दिए। पता नहीं कितने लोग, कितने माओं के बेटे, कितने क्या बोलते हैं, पिताओं के बेटे, कितने बेटों के पिता, कितने की माताएं, कितने की बहनें, कितने की बीबी, कितने के बच्चे, कितने लोग मर गए, मार डाला इन्होंने, मतलब दिया बुझा दिया। अभी जवान ज्योति क्या बोलते हैं, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बुझाने में इनको कहां तकलीफ होगी। और मैं थोड़ा एक व्यंग की बात बोलता हूं, इसको थोड़ा समझिए, इसको लोगों तक पहुंचाइए। मैं कहता हूं, इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति को नरेंद्र भाई ने इसलिए बुझा दिया कि वहां किसी भी शाह, पारेख, मेहता, चौकसी, नीरव मोदी, मेहुल का नाम नहीं था। तो एक तो फिर तो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप समझो। इतिहासकारों ने, देश के हमारे इतिहासकारों ने गुजराती भाइयों के साथ अन्याय किया। इतने बलिदानी हुए हैं गुजराती भाई, उनके बलिदान को नेग्लेक्ट किया इतिहासकारों ने, सही नहीं लिखा, इसीलिए वहां कोई नाम नहीं डाला। अब अगर ये नाम होते तो डेफिनेटली ये क्या, जहां 3,000 करोड़ की पटेल की मूर्ति नरेंद्र भाई बनवा सकते हैं, वहां थोड़ा खर्चा करके अगर वो अमर जवान ज्योति जलती रहती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। असली मुद्दा यह था कि वहां किसी गुजराती भाई का नाम नहीं था, उनके अपने भाइयों का, अडानी का, अंबानी का, किसी का नाम